लीगल फ्री केस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हर बार की तरह मैं लीगल अवेयरनेस पे तो वीडियोस बनाता ही हूँ, साथ ही साथ मैं कोशिश करता हूँ कि जो लीगल लैंग्वेज है, जो कोर्ट इस्तेमाल करता है, उसे भी मैं सिंपल भाषा में आपको समझा सकूँ। ठीक उसी तरह से आज मैं आपके सामने जो वीडियो लाया हूँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये एक कोर्ट का, दिल्ली के किसी कोर्ट का जजमेंट है, यानी किसी केस का फाइनल जजमेंट है, जिसे हम फाइनल ऑर्डर भी कहते हैं। तो इसे मैं सिंपल भाषा में आपको समझाने वाला हूँ कि आखिर इसे पढ़ा कैसे जाता है और किस शब्द का क्या मतलब होता है। तो जो कोर्ट की जो भाषा होती है थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, एक कॉमन आदमी को समझने की दिक्कतें होती हैं। तो इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं ताकि आप जो है इसे कोर्ट के किसी भी ऑर्डर को पढ़ें तो उसे समझ सकें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, आप अपनी स्क्रीन पे ये जो केस का फाइनल ऑर्डर देख रहे हैं या फिर यूं कहिए जजमेंट देख रहे हैं, तो ये एक दिल्ली के कोर्ट का है, क्रिमिनल केस का, यानी जिसमें कि एफआईआर हो रखी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको ये देखना होता है, अगर आपको कोई भी ऑर्डर देता है या फिर जजमेंट देता है तो उसमें सबसे पहले आप चेक करिए कि आखिर केस नंबर कहाँ लिखा है। तो सबसे टॉप में आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है CR केसेस। CR का मतलब होता है क्रिमिनल केसेस, ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म में CR लिख देते हैं हमेशा, ठीक है। और उसके बाद देखिए ये केस नंबर लिखा हुआ है 12219 और उसके ठीक बाद ईयर लिखा है। अब ये 2022 लिखा है, तो इसका मतलब ये हुआ है, ये कोर्ट में जब सबमिट हुआ है ना, इसका रजिस्ट्रेशन कोर्ट में कब आया, ये कोर्ट में ये आया है 2022 में। ये बात पता लग गई। अब केस का जो टाइटल है वो सेकंड लाइन में लिखा होता है हमेशा, स्टेट। ये देखिए ये लिखा है ना स्टेट, यानी जिसमें एफआईआर हो तो उसमें जो कंप्लेनेंट होता है वो स्टेट बन जाता है, यानी कि सरकार होती है उसमें, ठीक है। और ठीक उसके बाद लिखा है वर्सेस करके लिखा हुआ है मनमोहन सिंह, और @ भूपेंद्र क्यों लिखा हुआ है मैं ये भी समझाता हूँ। देखिए ये तो उनका असली नाम होगा मनमोहन सिंह, बट जब पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है ना तो उन्हें पता लगता है इन्वेस्टिगेट के दौरान कि इसी मनमोहन सिंह का नाम जो है भूपेंद्र भी है, इस नाम से भी जाने जाते हैं, तो ऐड करके उसे ये ऐड कर देते हैं। अब थर्ड नंबर पे देखिए क्या लिखा है, ये देखिए 97 बटे लिखा है ना 1995 चाणक्यपुरी। इसका क्या मतलब है भाई? इसका मतलब है ये एफआईआर नंबर है, यानी कि आप देख रहे हैं ये जो है ना ये एफआईआर नंबर है, इसमें 97 तो वो है जिस चाणक्यपुरी थाना है, ये पुलिस स्टेशन है जो दिल्ली का एक इलाका है ना, वहां के पुलिस थाने में 97 नंबर पे वो एफआईआर हुई है 1995 में। ये बात क्लियर कर दी ना मैंने, यानी कि पहले सबसे पहले आपको जो है केस नंबर मिलेगा, फिर केस का टाइटल, फिर एफआईआर नंबर होगा, ठीक है। अब ये जजमेंट कब का है, किस दिन जो है इस पे आर्गुमेंट हुआ है, यानी फाइनल जजमेंट किस दिन हुई है, कोर्ट में हियरिंग कब हुई है, कार्रवाई कोर्ट में किस दिन हुई है। तो ये देखिए यहाँ पर इन्होंने डेट लिख रखी है, ये है 18/1/2023 का फैसला है ये। तो अब देख लेते हैं कि आखिर उस दिन कोर्ट में कौन कौन था। आप इसी ऑर्डर यानी फाइनल जजमेंट से भी देख सकते हैं कि कोर्ट में कौन कौन वहां पर मौजूद था। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ लिखा है प्रेजेंट, जैसे हमारे स्कूल में होती है ना कि प्रेजेंट लगाई जाती है कि भाई स्टूडेंट जैसे आते हैं तो टीचर जो है प्रेजेंट लगाता है, उसी तरह से जो जज साहब हैं वो प्रेजेंट लगाते हैं कोर्ट के ऑर्डर में। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, श्री लल्लन कुमार लर्नेड सब्स्टिट्यूट APP फर्स्ट स्टेट। अब इसका मैं मतलब समझाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले ये वकील साहब का नाम है लर्नेड लल्लन कुमार, ये वकील साहब का नाम हो गया। लर्नेड हमेशा लिखा जाता है रिस्पेक्ट देने के लिए। फिर ये सब्स्टिट्यूट लिखा है, मैं इसको बाद में बताता हूँ, पहले APP फॉर स्टेट मैं बताता हूँ आपको। APP यानी कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर स्टेट, यानी सरकारी वकील की बात हो रही है। कौन है ये? लल्लन कुमार जी जो है सरकारी वकील हैं। लेकिन अब ये देखिए, अब आप ये भी सोच रहे होंगे यार ये सब्स्टिट्यूट क्यों लिखा हुआ है, ये क्यों लिखा हुआ है? ये इसलिए लिखा हुआ है कि एक्चुअल में उस दौरान जब ये केस चल रहा होगा ना तो किसी और AP पब्लिक प्रोसिक्यूटर की वहां पर ड्यूटी लगी होगी, उन्हें चार्ज दिया गया होगा, उनका लगा होगा, लेकिन वो शायद उस दिन नहीं आए होंगे कोर्ट में, तो उनके बिहाफ पे किसी और PP को भेज दिया जाता है, यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर से कोई किसी दूसरे सरकारी वकील को उस दिन के लिए भेज दिया जाता है। अब अगर आप खुद सोचिए, अगर मान लीजिए कोई सरकारी वकील छुट्टी ले ले तो इसका मतलब थोड़ा ना कि कोर्ट की कार्रवाई नहीं होगी, जज साहब केस मैटर में देखेंगे नहीं, भाई वो तो होगी ना, तो उसकी जगह वो किसी और को चार्ज दे देते हैं उस दिन के लिए। तो इसलिए यहाँ पर सब्स्टिट्यूट लिख दिया गया है, इसकी शॉर्ट फॉर्म SUBS लिख देते हैं। तो ये आपको इतना समझ आ गया। अब देखते हैं, ये तो प्रेजेंट लग गई सरकारी वकील की, क्योंकि एफआईआर हुई है तो सरकारी वकील का तो होना ही होना है, क्योंकि स्टेट की तरफ से तो वही लड़ेंगे ना। और अब देखते हैं डिफेंस की तरफ से कौन है। एक्यूज्ड इन पर्सन लिखा हुआ है। एक्यूज इन पर्सन मतलब कि जो जिसपे कार्रवाई हुई है, जिसपे एफआईआर हुई है, एफआईआर में जिसपे
आरोप लगा है उसे एक्यूज कहते हैं। और इन पर्सन का मतलब कि वो खुद मौजूद है यहाँ पर, इन पर्सन अलोंग विद लिखा हुआ है ना लर्नेड काउंसिल। अब यानी कि उस जो वकील साहब हैं उनके वकील भी वहां पर मौजूद थे। हालांकि यहाँ पर नाम भी लिखा होना चाहिए था, जैसे यहाँ पर लल्लन कुमार जी का नाम लिखा गया है, यहाँ पर नाम होना चाहिए। वो आपकी ड्यूटी होती है जब आप अगर आप वकील हैं तो आपको बताना होता है कोर्ट को कि मेरा नाम भी लिखवाया जाए, तो लिख देते हैं। लेकिन किसी को नहीं फर्क पड़ता तो वो नहीं लिखते, फिर लर्नेड काउंसिल ही लिख दिया जाता है। वैसे लिखा और रहे तो ज्यादा बेटर रहता है। अगर आप नए वकील हैं तो आप ध्यान रखिएगा कि आपका नाम जरूर आए वहां पर। वो जो एक छोटा सा पर्चा होता है उस पर आप अपना नाम लिख के जरूर दीजिए कोर्ट स्टाफ को, वो आपका जो नाम है वो उसमें ऑर्डर में लिख देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं कि जो पहली लाइन क्या लिखी गई है, आर्ग्यूमेंट्स ऑन द पॉइंट ऑफ चार्ज हर्ड। इससे क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि एफआईआर होती है ना, जैसे कोई अपराध हुआ, जैसे कहीं चोरी होती है, फिर चोरी के बाद एफआईआर होती है, एफआईआर के बाद पुलिस जो है इन्वेस्टिगेट करती है और उसके बाद उसकी चार्जशीट तैयार करती है और फिर कोर्ट में देती है। कौन से कोर्ट में देती है? जहां पर की पुलिस थाने की जो कार्रवाई कर रही है यानी इन्वेस्टिगेट कर रही है, उसी थाना वो कोई जो मान लीजिए चाणक्यपुरी है इस केस में, तो चाणक्यपुरी किसी तो कोर्ट में आता होगा ना, किसी कोर्ट में। तो यहाँ पर किस कोर्ट में है? वो पटियाला हाउस कोर्ट के अंदर आता है इसका थाना। तो दिल्ली का जो पटियाला हाउस कोर्ट है वहां के जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है उनके पास जो है चार्जशीट की फाइल जाएगी। समझे? कोर्ट में आप जो है पुलिस जो है फाइल करेगी चार्जशीट की कॉपी, कहां पर? एमएम के पास। तो एमएम जो है उन्होंने चार्ज पे आर्ग्यूमेंट तब होता है, यानी कि जब चार्जशीट फाइल हो जाती है उसके बाद चार्ज पे आर्ग्यूमेंट होता है। अब आप देखिए ये चार्ज पे आर्ग्यूमेंट होना कितना इंपॉर्टेंट है। अब मान लीजिए एफआईआर में पुलिस ने कई सारे आरोप लगाए हैं, कई सारी धारा लगा दी, मान लीजिए 5 धाराएं लगा दी किसी आरोपी के अगेंस्ट। अब ये जरूरी थोड़ी है कि सारी की सारी सच होंगी, और क्या वाकई पुलिस ने ठीक से काम किया है, इसको कैसे चेक एंड बैलेंस कैसे होगा इसका। तो इसीलिए चार्ज पे आर्ग्यूमेंट इंपॉर्टेंट होता है कि यहाँ पर जो डिफेंस काउंसिल होते हैं यानी कि एक्यूज के जो काउंसिल होते हैं वो इस पे बहस करते हैं कि जो एफआईआर में जो लिखा गया है वो सत्य है कि नहीं, यानी कि जो एलिगेशन लगाया गया है वो टिक रहा है कि नहीं। अगर नहीं टिक रहा तो उसे हटा दिया जाएगा। यानी कि देखिए मैंने बताया ना अभी आपको, एफआईआर में मान लीजिए 5 अपराध यानी धारा में सेक्शन में इसको एक्यूज को आरोप लगाया गया, लेकिन हो सकता है कि चार्ज पे जब आर्ग्यूमेंट होगा तो वहां पर अगर ये कामयाब हो गए डिफेंस काउंसिल एक्यूज के, तो 5 में से क्या पता ये 3 तो उड़वा दें, सिर्फ 2 धारा ही बच जाए, तो फिर 2 धारा पे ही केस चलेगा। समझ गए अब आप चार्ज जो आर्ग्यूमेंट है कितना इंपॉर्टेंट है क्रिमिनल स्टेज में। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा आपको एग्जांपल बता दिया, डिटेल में और बता सकता हूँ लेकिन बहुत लंबी वीडियोस हो जाएगी। अब जो है हम ये थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इस पे क्या बताया जा रहा है, इसमें ये बताया जा रहा है कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है कि वो एक बार वो बता रहे हैं कि जो एफआईआर जो हुई है ना वो इतने सारे सेक्शंस में हुई है, ये चार्ज पे आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद हुआ है। यानी एफआईआर में जो लिखे होंगे हो सकता है इससे ज्यादा लिखे हों, लेकिन इस पे जो है मेड आउट अगेंस्ट द एक्यूज लिखा हुआ है, यानी कि ये तय कर दिया गया है अब इस पे जो है क्रिमिनल ट्रायल चलेगा। लेकिन अब सरप्राइजिंगली अब ये इंपॉर्टेंट बात देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है लास्ट लाइन में, टू विच ही प्लीडेड गिल्टी एंड डू नॉट क्लेम ट्रायल। देखा मैंने आपको कहा ना जब चार्ज पे आर्ग्यूमेंट होता है इसके बाद ये जो चार्ज जो है ना पहली स्टेज है ट्रायल होने की, ट्रायल की शुरुआत होने की। लेकिन यहाँ पर हो क्या गया, ही प्लीडेड गिल्टी यानी कि उसने सजा मान ली है, उसने आरोप को एक्सेप्ट कर लिया है। अब ये जिंदगी भर के लिए जो है इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, तो इनकी जो हमेशा के लिए इनके रिकॉर्ड में हो गया कि इन्होंने ये अपराध किए थे और एक्सेप्ट कर लिए हैं कि मैंने किए थे और मुझे सजा दी जाए। यानी डू नॉट क्लेम ट्रायल, ये जो भाई साहब होंगे जो एक्यूज्ड होंगे वो क्लेम नहीं करा उन्होंने ट्रायल कि आगे बढ़े। अब एक्सेप्ट होने के बाद इन्हें सजा सुनाई जाएगी। चलिए अगले पेज पे देखते हैं सजा क्या है। तो चलिए इस पेज पे हम सेकंड पेज पे आ गए। यहाँ पर उन्होंने बता रखी है क्या सजा दी है एक्यूज्ड को, जिसने एक्सेप्ट कर लिया है कि भाई मैंने वो क्राइम करा है। तो यहाँ पर जो एक्यूज्ड है उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि मैंने ये सारे अपराध करिए, जो भी जो चार्ज पे आर्ग्यूमेंट हुआ ना उस पे उन्होंने मान लिया, यानी कि और इसमें अब अब कोर्ट के पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, तो कोर्ट क्या करेगी, सजा सुनाएगी। तो अब देखिए क्या सजा सुना रही है। इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस lenient view is taken against the accused and he is sentenced to pay fine of 5,000। ऑफेंस जितने भी चार्ज लगाए इन सब का कुल मिला के आपको 5,000 रुपए देना है। ठीक है, ये हो गया। accused is further sentenced to simple imprisonment फॉर 1 डे इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन। यानी कि यहाँ पर ये लिखा है कि सिंपल इम्प्रिजमेंट यानी जेल के लिए लिख दिया गया है 1 दिन के लिए, लेकिन कब, इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इस पे फोकस करिए आप जरा थोड़ा सा। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं 1 दिन के लिए जेल भेज दिया, नहीं ऐसा नहीं है। अगर जो 5,000 रुपए बोला गया है कोर्ट ने, अगर आप वो नहीं पे नहीं कर पाते किसी वजह से, तब आपको डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन यानी कि
तब आपको 1 दिन के लिए जेल जाना पड़ जाएगा, ये लिखा गया है। एक्यूज्ड इज फर्दर सेंटेंस टू सिंपल इम्प्रिजमेंट फॉर 1 डे इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन। ध्यान रखिएगा, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए इतने साल लग जाते हैं वकील बनने में, ठीक है। फाइन पेड, यहाँ पर इस ऑर्डर में अच्छी बात है, उन्होंने फाइन पे कर दिया गया और इनको रिसिप्ट भी दे दी गई है। उनके पास सेव रहे ना, उनके पास रिसिप्ट की भाई मैंने फाइन पे करा है। और जो उनके बेल बॉन्ड होंगे जो उन्होंने उस टाइम दिए होंगे जब इनकी FIR हुई होगी, यानी बेल वगैरह कराई होगी, वो सारे डिस्चार्ज कर दिए गए, यानी उनको वापस मिल जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अगर कोई पैसा जमा कराया होगा तो वापस मिल जाएगा, ठीक है। ये बात लिखी गई है। अब देखिए जब केस क्योंकि खत्म हो गया है, अब ये क्या लिखे, ये लाइन, ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। फाइल बी कंसाइंड टू रिकॉर्ड रूम आफ्टर ड्यू कंप्लायंस, यानी कि जो अगर इन्होंने फाइन पे कर दिया है, सारी चीजें देखेगा कोर्ट स्टाफ, उसके बाद रिकॉर्ड रूम में फाइल चली जाएगी, यानी केस फिलहाल के लिए खत्म हो गया, फाइन पे कर दिया गया। और यहाँ पर जो किस कोर्ट ने किया होता है और डेट भी लिखी होती है, ये जज साहब का नाम है और उसके बाद MM2 है, यानी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है। और PHC का जो शॉर्ट फॉर्म लिखा गया है बेसिकली ये है पटियाला हाउस कोर्ट न्यू दिल्ली, ND मतलब न्यू दिल्ली। तो यहाँ पर नीचे सिग्नेचर भी होते हैं कई जगह, अगर ऑनलाइन होता है तो वहाँ पर वो आजकल डिजिटली साइन कर दिया जाता है ऑर्डर, ऐसा भी होता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा, मैं एकदम लीगल लैंग्वेज को सिंपल लैंग्वेज में कोशिश करता हूँ समझाने की। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को, ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स मिलती रहे। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।